हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। 19वीं सदी के शुरू में ही जब जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त कर लिया, बल्कि 1897 में जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ तो इंसान ने कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। तो ये जो चार्ज टू मास रेशो है, ये भी जे थॉमसन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी मदद से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। बल्कि हम अगर चार्ज टू मास रेशो और भी पार्टिकल्स का मालूम करते हैं तो उससे भी हमें डिफरेंट पार्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसमें हमारे पास चार्ज को डिवाइड करना होता है मास से। जे थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंटली ये मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास की रेशो कितनी होती है। अगर आप किसी भी पार्टिकल की चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर लें तो उन पार्टिकल्स के बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हों, एक जैसे पार्टिकल्स हों जिन पे चार्ज भी एक जैसा हो और उनका मास भी एक जैसा हो, तो उनकी चार्ज टू मास रेशो इक्वल होगी। और अगर किसी पार्टिकल का मास ज़्यादा हो, जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है और चार्ज दोनों का बराबर है, अगर हम इन दोनों की चार्ज टू मास रेशो फाइंड करें तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का चूँकि मास कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त हुआ तो उसके चार्ज का भी नहीं पता था, मास का भी नहीं पता था, और आप सीख चुके हैं कि मिलिकन साहब ने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मेजर किया और मास की मेजरमेंट भी चल रही थी। तो अगर चार्ज का पता चल जाए तो आप चार्ज टू मास रेशो एक्सपेरिमेंटली मेजर करके आप मालूम कर सकते हैं कि किसी पार्टिकल का मास कितना है। ऐसे ही चार्ज टू मास रेशो अगर आप अल्फा पार्टिकल की मालूम करें, अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने चैप्टर 21 में पढ़ना है। ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह आप चार्ज पार्टिकल कोई भी है उसकी चार्ज टू मास रेशो आप फाइंड कर सकते हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन पार्टिकल्स के मैसेज किस तरह वेरी कर रहे हैं। जैसे आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम है। तीनों पे चार्ज एक जैसा है क्योंकि इनके न्यूक्लियाई में एक ही प्रोटॉन है, लेकिन ड्यूट्रियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी है और साथ में एक न्यूट्रॉन भी है। और जो ट्रीटियम है उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इनकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड करके आप इनको अलग कर सकते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स को इंसर्ट करवाएं तो इस मैग्नेटिक फोर्स लगती है, और मैग्नेटिक फोर्स जब लगती है तो चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। और अगर डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे तो डिफरेंट सर्कल्स में रिवॉल्व करेंगे, जिस वजह से आप उनको अलग भी कर सकते हैं। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 21 में, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे मेजर कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उससे पहले ये मैंने एक पॉइंट लिखा है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन पे चूंकि चार्ज होता है इस वजह से उसकी कोई ना कोई चार्ज टू मास रेशो आ सकती है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो इसलिए उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होती है, 0 होती है। तो सिचुएशन हमारे पास इस वक्त ये है कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, आप देख रहे हैं क्रॉस में हमने शो किया है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड B है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेपर, इनटू द पेपर है। और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर अप्लाई किया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएं तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन जो है उसका पाथ चेंज हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर पहुँचा है तो उसकी वेलोसिटी थी इस तरफ को, इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें
कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो बराबर होती है QV क्रॉस B। चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम Q की जगह पे -E लिख सकते हैं, और नेगेटिव हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमने सीखा था कि QV क्रॉस B, इस फार्मूले की मदद से अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करो, V क्रॉस B करो, क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा, V की डायरेक्शन इस तरफ को है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। हम चाहते हैं कि हम क्या करें, V क्रॉस B करें। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जो V की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, इनटू द पेपर है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द पेपर है तो फिर फोर्स कैसे लगेगी, आप V क्रॉस B करोगे तो अपवर्ड फोर्स लगनी चाहिए। हमारे पास ये सिचुएशन है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर की तरफ लगेगी, और यहाँ पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगी। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड शो कर सकते हैं। और फिर हर पॉइंट पर ये फोर्स लग रही है। मैं इस पॉइंट को अगर सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पहुँचा है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। अब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेपर है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो हम V क्रॉस B करना चाहते हैं कि हम उंगलियों को ऐसे रोटेट करेंगे। V डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी उस तरफ को, और नेगेटिव पे किधर लगनी है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस वजह से इस पॉइंट पर भी जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो पार्टिकल जब यहां पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो चुकी है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो V क्रॉस B करेंगे तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड लगेगी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो यहां पर फोर्स लगेगी अपवर्ड। आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर लें तो हर पॉइंट पर आप देखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, सर्कल के रेडियस के अलोंग है और सेंटर की तरफ है। तो हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है। तो यहाँ से हमें एक तो डायरेक्शन का पता चला है कि मैग्नेटिक फोर्स चूंकि सेंटर की तरफ लग रही है हर पॉइंट पर, इस वजह से ही ये जो चार्ज पार्टिकल था इसकी मोशन डिस्टर्ब हुई, डायरेक्शन चेंज हुई और ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं इस फोर्स की, तो मैं लिखने जा रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नीट्यूड मैं लिख लूंगा FB इज इक्वल टू EV क्रॉस B जो होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, VB साइन थीटा। और यहां पर एंगल कितना है, V और B के दरमियान, यानी कि वेलोसिटी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, ये तो 90 डिग्री है। तो हमारे केस में जो एंगल है V और B के दरमियान वो 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं FB इज इक्वल टू EVB और साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स ये बन गई। अच्छा, तो मैग्नेटिक फोर्स हमने ये फाइंड कर लिया, इतनी फोर्स लग रही है। अब चूंकि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब सर्कुलर पाथ में कर रहा है तो फिर इसका मतलब है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि हमने ये सीखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कोई ना कोई और फोर्स प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप कहते हैं ज़मीन घूम रही है सूरज के अबाउट, तो सन के अबाउट ज़मीन रिवॉल्व करती है जब,
तो इस रेवोल्यूशन के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियस के अबाउट जब रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, तो फिर कूलम फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स को आप लिख सकते हैं mv² ओवर r। और आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by magnetic force। तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो FB है ना वो इक्वल है FC के, और FB की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे EVB इज इक्वल टू mv² ओवर r। एक v तो कैंसिल हो गया, वेलोसिटी है, और मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज किया, इस मैच को मैंने इस तरफ ला के डिवाइड कर लिया और इस b को इधर ले जाके डिवाइड कर दिया। तो ये मेरे पास जो सिचुएशन बनी है, एक v कैंसिल होने से v बच गया, वेलोसिटी ऊपर बच गया, और यहाँ से b नीचे आ गया, तो b इंटू r। ये बन गया जी फार्मूला हमारे पास चार्ज टू मैस रेशो का। अब आप चाहते हैं कि इस फार्मूले की मदद से आप ये मालूम कर सकें भी चार्ज टू मैस रेशो कितनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, आप स्पीड कह सकते हैं, स्पीड का पता होना चाहिए, और साथ में रेडियस का पता होना चाहिए। कौन सा रेडियस? जिस सर्कल में ये रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकल, उस सर्कल के रेडियस का पता होना चाहिए, साथ में मैग्नेटिक फील्ड का। आप यहाँ पे जो जे थॉमसन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल यूज़ की, और हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के दरमियान जब आप इस सिस्टम को रख देते हैं ट्यूब को, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो आप मालूम कर सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स की मदद से, आपने अप्लाई किया है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए रेडियस की और साथ में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम रेडियस मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का हम रेडियस मालूम करना चाहते हैं। तो हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम देख नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा अभी इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, इतना रेडियस है। तो हम क्या करते हैं कि हम यूज़ करते हैं एक ग्लास ट्यूब। ये सारा सिस्टम जो है एक ग्लास ट्यूब के अंदर ये काम करेगा, और उस ग्लास ट्यूब में हम फिल करते हैं हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। याद रखें ये जो लो प्रेशर है इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, उसके साथ आपने वैक्यूम पंप लगाया, उसमें से काफ़ी सारी हवा जो है आपने निकाल दी है, प्रेशर लो हो चुका है। अब आप उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करें, और हाइड्रोजन गैस ऐड करने से क्या होगा, सिचुएशन ये बनेगी कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस ट्यूब में एंटर होगा तो ये क्या करेगा, गैस के पार्टिकल से कोलाइड करेगा, और इस कोलिजन की वजह से क्या होगा कि गैस के जो एटम्स हैं वो एक्साइट होंगे और डी एक्साइट होंगे, जिसकी वजह से लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है उसको विजिबल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें फिर भी नहीं दिखने, हम सिर्फ इससे ये काम कर रहे हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा वहाँ पे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती रहेगी, जिस वजह से वो जो रीजन है वो सारा विजिबल हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे एक कलर दिखेगा, एक सर्कुलर कलर जो है विजिबल कलर दिखेगा, जिसकी मदद से आप इसका डायामीटर मालूम कर सकते हो। स्केल की मदद से उसका डायामीटर मालूम करोगे,
उसको 2 पे डिवाइड करके आप रेडियस मालूम कर सकते हैं। तो क्या होगा, सिचुएशन ये बनेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद गैस एटम्स and atoms will excite on de-excitation जब होगी, a visible light will be emitted। जब विजिबल लाइट निकलेगी तो उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पाथ जो है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम विजिबल, ये विजिबल हो जाएगा। और हम डिटरमिन कर लेंगे डायामीटर एंड हेंस रेडियस। तो इस तरह से हम उस सर्कल का रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा काम अहम क्या है कि हम मालूम करना चाहते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए हम सिचुएशन डेवलप करते हैं। याद रखें, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट रहेगी। चूंकि चार्ज पार्टिकल जो हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस वजह से जो वेलोसिटी है उसकी मैग्नीट्यूड एक जैसी रहेगी और उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। अब हम स्पीड मालूम करना चाहते हैं, तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी थी जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचे थे। वो वेलोसिटी कैसे दी हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया होगा। पहले हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए, थर्मियोनिक एमिशन करवा के इलेक्ट्रॉन्स निकले, उनकी बीम बनी और फिर हमने उस बीम को एक्सलरेट किया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। बैटरी की एनर्जी यूज़ की हमने और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए, उनको कुछ वेलोसिटी मिली, उस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचे, फिर डिफ्लेक्शन की फोर्स लगी और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर हो गया। तो अब हम देखेंगे कि जितनी बैटरी ने एनर्जी सप्लाई की है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने में, वही तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बनने वाली है। अगर हम ये कहें कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था V के बराबर और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो E के बराबर है, तो एनर्जी सप्लाइड टू इलेक्ट्रॉन्स हम मालूम कर सकते हैं। हमने फिर कितनी एनर्जी सप्लाई कर दी, E इंटू वी। आपने चैप्टर 12 में पढ़ा होगा Q डेल्टा V वाला फार्मूला। तो Q की जगह पे हमने E लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि V है तो हमने V लिख दिया। तो इतनी एनर्जी सप्लाई की है, जिस वजह से क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स को मिली है काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएगी हाफ mv²। तो जितनी हम सप्लाई कर रहे हैं बैटरी की मदद से उनको एनर्जी, उतनी ही एनर्जी वो गेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बराबर हो जाएगी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। और याद रखें ये वेलोसिटी है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम क्या मालूम करना चाहते हैं, V। R तो हम मालूम कर चुके हैं इस तरीके से। अब हम V डिटरमिन करना चाहते हैं, तो V को हम अलग कर लेते हैं। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और m यहाँ पे डिवाइड हो गया। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 2ev ओवर m स्क्वायर रूट। इस तरह से हमारे पास स्पीड आ जाएगी और इसको हम यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 में V चाहिए था, वो हम पुट कर देते हैं। तो उससे हमारे पास
ये बन जाएगा फार्मूला E/m इज इक्वल टू 2EV ओवर m स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई B इंटू R। अब इस फार्मूले को देखें तो आपको m इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, E इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है। हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे दिखे, तो हम ये स्क्वायर रूट ख़त्म करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन में जो है E/m अलग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो अब स्क्वायर करने से स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो सिचुएशन ये बन जाएगी E स्क्वायर ओवर m स्क्वायर इज इक्वल टू 2EV ओवर m इंटू B स्क्वायर R स्क्वायर, और यहाँ से E/m जो है वो हो जाएगा 2EV ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। ये हमारे पास एक फाइनल फार्मूला बन गया है E/m इज इक्वल टू 2V ओवर B स्क्वायर R स्क्वायर। और इस फार्मूले में आप V का आपको पता है, चूंकि आपने खुद पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए थे, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया था, इसका भी आपको पता है। और साथ में रेडियस जो है वो हम मालूम कर चुके हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें फिल करके इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को विजिबल करके, तो हमें रेडियस का भी पता चल गया। तो ये सारी नाउन वैल्यूज इसमें हम अगर पुट करें तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी E/m की, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम यहाँ लिख चुके हैं 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। और अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसको आप एक्चुअल से कंपेयर कर सकते हैं और परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का आर्टिकल। अल्लाह हाफिज़।